हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपनी क्लास 12 बोर्ड बूस्टर 2.0 के सीरीज में। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब तो बच्चे आप लोगों को आपके समरी नोट्स पक्का मिल ही गए होंगे, बिकॉज अब तो मैंने क्लास के साथ ही कल समरी नोट्स बनवा के भिजवा दिए थे, बिल्कुल प्रूफ रीड करके चेक करके। तो आई होप आपके पास क्लास के बाद समरी नोट्स आ गए होंगे। आज भी बच्चे क्लास में यही रहेगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप लोगों को आपके समरी नोट्स अपडेट होकर मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, आधा घंटा 1 घंटा, तो आप मगर आपके समरी नोट्स आज आ जाएंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारी आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ऑन द फेस ऑफ इट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े थे कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में डाउट्स आ रहे हैं, तो हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज हम देंगे टेंशन पेपर में एग्जामिनर को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग आपके प्रॉब्लम का करने वाले हैं निवारण, और आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आ जाए, आएगा ही ऑब्वियसली, 22 नंबर का पेपर में आने वाला है 22 मार्क्स के लिए। तो ये 22 मार्क्स अपने सिक्योर आप लोगों को कैसे करने हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट। तो बच्चे ऑन द फेस ऑफ इट स्टोरी लिखी गई है बाय सुजान हिल। अब सुजान हिल बच्चे एक पर्टिकुलरली ऐसी राइटर है जिनका अबाउट द राइटर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें आप लोग ये नोटिस करेंगे कि बेसिकली सुजान हिल का जो राइटिंग स्टाइल है, उसके अंदर वो उन टॉपिक्स के ऊपर या उन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं जिसके अंदर वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात कर रही होती हैं। किसके बारे में बात कर रही होती हैं? जिसके अंदर वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात कर रही होती हैं, इंसानी ख्यालों के बारे में बात कर रही होती हैं, उनके पॉइंट को दिखा रही होती हैं, उनके इमोशंस को शो कर रही होती हैं। तो बच्चे उसके ऊपर, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर ये बनाया हुआ एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में बच्चे हमारे पास 2 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिनका नाम है बच्चे डेरिक, जो एक 14 इयर्स का लड़का है, और इसका शॉर्ट फॉर्म इसके नाम का है डेरी निकनेम। और बच्चे हमारे पास स्टोरी में होने वाले हैं मिस्टर लैम्ब, जिनका पूरा नाम है बच्चे, सॉरी, जिनका नाम है मिस्टर लैम्ब, और ये अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स के ओल्ड मैन है। अब बच्चे स्टोरी कुछ ऐसी है हमारी कि ये जो हमारे बेचारे बच्चे हैं, हमारे क्या कहते हैं, डेरी, इनका हाफ फेस बच्चे बर्न्ड था, ठीक है। डेरी हमारी स्टोरी में एक टीनेज बॉय है जिनका बर्न्ड फेस था बच्चे, बिकॉज उनके फेस के ऊपर एसिड गिर गया था। और मिस्टर लैम जो है वो एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन है जिनकी एक नकली टांग थी जो टिन की बनी हुई थी, ठीक है। तो एक दिन डेरी एक्सीडेंटली इनके गार्डन में घुस जाता है ताकि वो वहां पर छुप सके और थोड़ा अकेला रह सके, बिकॉज उसको पता है कि उसके आसपास उसको लोग बहुत हेट करते हैं, और उनसे दूर रहने के लिए ही वो उनके गार्डन में छुपने आता है। अब वो उसे हेट क्यों करते थे? बिकॉज पीपल बिलीव एंड ही आल्सो यूज्ड टू थिंक कि वो बहुत ज्यादा अगली है। अब जब वो मिस्टर लैम से मिलता है तो मिस्टर लैम ना तो उसका सिर्फ वेलकम करते हैं, लेकिन उसके लाइफ के अंदर, उसके अंदर एक चेंज लाने का पर्सपेक्टिव, एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव भी देते हैं उसको, और उसको इनकरेज करते हैं कि तू एक नॉर्मल जिंदगी जी, और ये जो तेरे साथ है, तेरे चेहरे पर जो भी है होने दे इसको, डज नॉट डू नॉट कंसिडर इट टू बी योर लाइबिलिटी। इसको अपनी कमजोरी मत बना, मेक इट योर पावर, बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि तुझे कोई इंसान आकर किसी भी चीज में रोक टोक ना कर सके, तुझे परेशान ना कर सके, राइट। अब यहाँ पर बच्चे अगर मैं डेरी के बारे में थोड़ी सी बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है बच्चे कि डेरी जो है हमारी स्टोरी के अंदर, ये जो ओहो, मैंने हाइलाइटर चूज करा हुआ है, सही पेन है ना, आई हैव टू चूज। हमारी स्टोरी में बच्चे ये जो कैरेक्टर है डेरी, जिसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली अगर डेरी के बारे में बच्चे बात की जाए हमारी स्टोरी में, तो ये बच्चा जो है ना बच्चे, इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिडन है। कॉम्प्लेक्स रिडन का मतलब क्या होता है? अपने चेहरे को लेकर इसके मन में एक बड़ी आशंका है कि मैं अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म फिर काम पे लगता है, क्योंकि ये सोचता है कि इससे पहले कि कोई मुझे अगली बोले, इससे पहले कि कोई इंसान मेरा मजाक उड़ाए, इससे पहले कि मैं किसी को हक दूं अपना मजाक उड़ाने का, क्यों ना मैं खुद ही अपने बारे में उल्टा बोल लूं ताकि बाद में कोई मेरा मजाक उड़ाए ही नहीं। तो डेरी खुद अपने आप को कंसिडर करता है कि वो इंफीरियर है, तो इसीलिए वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भी सफर करता था। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बहुत था, उसको ये लगता था कि मैं अच्छा नहीं लगता है, यूज्ड टू कंसिडर हिमसेल्फ अगली। वो कहता था कि यार मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, इसीलिए लोग मुझे जो है पसंद नहीं करते हैं। वो अपने आप को भी बड़ा ही अगली मानता था। ही यूज्ड टू बिलीव कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं, एंड सिंस आई एम नॉट ब्यूटीफुल, सिंस आई एम नॉट स्मार्ट, नोबडी इज गोइंग टू एवर लव मी।
अब डेरी जो था बच्चे वो जस्ट एक टीनेज बॉय है, तो आप टीनेज बॉय के साथ ये चीजें जो है वो होनी मान सकते हो कि एक छोटा बच्चा जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, जिसका फेस बर्न हो जाए या कुछ भी, उसके मन में इस तरीके के सवाल, इस तरीके के पॉइंट जरूर आएंगे कि अब मेरे से कौन बात करेगा, कौन मेरा दोस्त बनेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ, मेरे जिंदगी में क्या होगा। ये चीज जैसा डेरी के साथ है वैसा ही सबके साथ होता है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट फॉर डेरी, इट इज फॉर एवरीवन। अब होता क्या है, डेरी एक दिन ऐसे ही रैंडमली छुपते छुपाते अपने आप को बचाने के लिए गार्डन में घुस जाता है। उसको लगता है कि वो गार्डन खाली है और वो गार्डन की वॉल से क्लाइंब करता है, ना कि गार्डन के अंदर अपना चल के आता है, ठीक है। याद रखना कि वो गार्डन में क्लाइंब करके आता है, वॉल टाप के आता है, गेट से एंटर नहीं करता, इवन दो गेट खुला हुआ था। डेरी गेट से एंटर इसलिए नहीं करता बिकॉज उसके मन में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर एक कॉम्प्लेक्स है कि मैं गेट से आऊंगा, कोई मुझे देखेगा, मेरे चेहरे को देखकर वैसे ही पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा और मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। एंड वो लोगों को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए डेरी जो है वो बिल्कुल विंडो से, सॉरी, बालकनी, दरवाजे की जगह वॉल से कूदकर अंदर आता है। अब डेरी जब यहाँ पर अंदर आता है तो सरप्राइजिंगली उसे यहाँ पर मिस्टर लैम मिल जाते हैं, जो इस घर के ओनर थे, ठीक है। और जब वो मिस्टर लैम को पहली बारी मिलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है, बिकॉज डेरी ने उम्मीद करी थी कि वहां पर अंदर कोई भी नहीं होगा जब वो जाएगा उस घर के अंदर। ओके, अब यहाँ पर मैसेज से ही हमारी पूरी स्टोरी एक्चुअली शुरू हो जाती है। नहीं, पहले थीम पे आते हैं, सब थीम समरी। अच्छा, एक सेकंड, हाँ यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्ले में बच्चे सबसे पहला जो मैसेज है वो आपको ये मिलता है कि जो इंसान के स्कार्स हैं, चलो पहले तुम समरी करते हैं फिर आते हैं इस बात के ऊपर कि एग्जैक्टली ये प्ले हमें क्या दिखाता है। तो इसकी समराइजेशन मैं आपको खुद से ही समझाती हूँ, ठीक है। तो डेरी अब मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है और ये मानता है, अच्छा, मिस्टर लैम से बात करता है। तो मिस्टर लैम जो थे वो चाहते तो डेरी को ये बोल सकते थे कि तुम मेरे गार्डन में कैसे आ गए, लेकिन डेरी जो मिस्टर लैम जो थे वो भी बड़े अच्छे इंसान थे। तो डेरी को डांटने के बजाय उन्होंने डेरी को वेलकम किया अपने गार्डन में और उसको कंसर्न दिखाया कि बेटा तो इस तरीके से क्यों आया, तू चाहता तो विंडो से आ सकता, सॉरी, गेट से आ सकता था। माई गेट इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन एंड आई हैव नेवर स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम कमिंग इनसाइड माय हाउस। लेकिन डेरी बोलता है कि मुझे तो लगा कि अंकल आप लोगों का जो घर है वो बिल्कुल खाली है। आई बिलीव्ड कि आपका जो घर है उसके अंदर कोई है नहीं, बट ऑब्वियसली सिंस यू आर हेयर इनसाइड द हाउस तो आई एम वेरी शॉक्ड। तो कहता है कि चलिए अंकल ठीक है, आई विल बी लीविंग। अब डेरी कहता है, डेरी वॉज वेरी शॉक्ड, डेरी जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है मिस्टर लैम को देखकर और मिस्टर लैम को बोलता है कि चलिए ठीक है मिस्टर लैम, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तू क्यों जाएगा, वाई आर यू गोइंग हेयर, जस्ट स्टे हेयर, जस्ट बी हेयर एंड बी हेयर विद मी, टॉक विद मी। तो डेरी कहता है अंकल मैं आपसे क्या ही बात करूँ, आई बिलीव दिस प्लेस इज एम्प्टी एंड आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बिकॉज वैसे भी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू गो अवे सो दैट यू डोंट गेट स्केयर्ड फ्रॉम मी। अब यहाँ पर अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी समझे, बच्चों का बाल मनोविज्ञान समझें, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इससे पहले कि मिस्टर लैम डेरी के फेस को पॉइंट आउट करें और डेरी को बुरा लगे, डेरी ने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया अंकल कि मैं आपको डराना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो मिस्टर लैम ने ऑब्वियसली डेरी के फेस को देख लिया था, लेकिन मिस्टर लैम को भी ये लगा कि आई शुड नॉट पे मच अटेंशन टू हिज फेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द फेस डजंट मैटर। तो मिस्टर लैम ने डेरी को बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ तो कि तुम मेरे गार्डन में आए थे, लाइक व्हाट इज द पर्पस। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, आई जस्ट केम हियर बिकॉज आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम पीपल। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे गार्डन में आए, अब तुम आए हो तो बैठ ही जाओ। तो वो कहता है कि नहीं अंकल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। अब मैं इसमें तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, बिकॉज बाकी स्टोरी में से कभी सवाल नहीं आएगा, दे आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अभी हम आएंगे। तो मिस्टर लैम को उसने बोला, ओके, डेरी ने मिस्टर लैम को बोला कि चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम आ ही गए हो तो बैठ ही जाओ। तो डेरी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, आई एम जस्ट गोइंग टू गो अवे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम क्यों जाना चाहते हो, ही सेज बिकॉज मैं आपको डराना नहीं चाहता। तो मिस्टर लैम ने बोला कि मैंने कहा मैं डरा हूँ क्या, हैव आई शोड यू द इमोशन दैट आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। तो डेरी ने बोला कि नहीं। तो ही सेज कि वैसे भी लोग मुझसे डरते ही हैं, इवन आई एम स्केयर्ड ऑफ माई सेल्फ, तो आप मेरे से कैसे नहीं डरेंगे। तो मिस्टर लैम ने बोला ओके लेट मी गेस यू व्हाट हैज हैपेंड। ही सेज तुम कुछ 13 या 14 ईयर्स के बच्चे हो। तो उसने बोला कि येस अंकल, मैं 14 ईयर्स का बच्चा हूँ और मेरा जो फेस है ना वो एसिड से बर्न हो गया है, मेरे फेस के एक साइड पर एसिड गिर गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा बर्न हो गया है।
एंड दैट इज माई प्रॉब्लम। तो मिस्टर लैम कहते हैं बट दैट डज नॉट मैटर, ही सेज मेरे लिए तुम्हारा जो फेस है वो मैटर नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर मिस्टर लैम जो है वो उसको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं, वो उसे ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं सब कुछ रिलेटेड है, वो कहते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है वो दोनों के दोनों रिलेटेड है। तो डेरी कहता है कि हाँ हाँ अंकल, ये कहानी मैंने बहुत सुनी है अबाउट ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी क्या थी? तो बच्चे ब्यूटी एंड द बीस्ट के अंदर हमारे पास एक प्रिंस हुआ करता था जिसे एक विच ने कर्स कर दिया था, श्राप दे दिया था कि तू बहुत अगली हो जाएगा, तू मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा, एंड अनटिल अनलेस अ ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग टू कम एंड किस यू जस्ट फॉर द वे यू आर, जैसे तुम एक्चुअली हो, उसके लिए वो तुम्हें जब तक प्यार नहीं करेगी और तुम्हें किस नहीं करेगी, तुम अपनी नॉर्मल अपीयरेंस में नहीं आओगे। तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल फेल इन लव विद द मॉन्स्टर एंड शी लव्ड द मॉन्स्टर फॉर हिज नेचर एंड नॉट फॉर द वे ही लुक्ड। और जब उस प्रिंसेस ने या उस लड़की ने उस मॉन्स्टर को किस किया तो द मैन अगेन changed, the monster changed back to a man again। एंड ये स्टोरी प्रूव करती है कि आपकी जो इनर ब्यूटी होती है, आपकी जो इनर ब्यूटी होती है वो ज़्यादा इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपकी जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है एज़ कम्पेयर्ड कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है, द वे यू लुक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका दिल कैसा है। लेकिन डेरी इस बात पे कहता है कि हाँ अंकल, मैंने ये कहानी ऑलरेडी बहुत बार सुनी है कि इट इज़ द ब्यूटी व्हाट लाइज इनसाइड आवर हार्ट। ही सेज लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन डे टू डे लाइफ। ही सेज ये नॉट प्रैक्टिकल इन रियलिटी। ही सेज पहली बात तो अंकल ये चीज़ ना रियलिटी के अंदर प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती। ही सेज बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि सम गर्ल इज गोइंग टू कम एंड किस मी एंड मेरा चेहरा चेंज हो जाएगा। तो ही सेज ये इम्प्रैक्टिकल है, मेरी कहानी में ये चीज़ मैटर नहीं करती। ही सेज नो वन विल किस मी। सेज मुझे वैसे भी कोई आकर कभी किस नहीं करेगा, तो अगर मुझे कोई किस नहीं करेगा तो कभी मेरा चेहरा क्या ही बदलेगा। ही सेज और मैं इससे पहले मैं किसी और लड़की से उम्मीद लगाऊं कि समबडी विल फॉल इन लव विद मी। ही सेज अंकल मैं किसी और से क्या ही उम्मीद लगाऊं, इनफैक्ट मेरी तो खुद की मदर भी मुझे प्यार नहीं करती। शी मदर ऑल्सो किसेज ऑन दी अदर साइड ऑफ फेस, ठीक है, मदर ऑल्सो किसेज ऑन अदर साइड। तो वो कहता है कि मेरी तो मम्मी भी मुझे दूसरी साइड के ऊपर किस करती है गाल के, तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद रखूँ। इसे मदर जो सिंबल है प्यार का, कंपैशन का, अगर वही मेरे साथ भेदभाव कर रही है, अगर वही मुझे उस साइड से उस चेहरे को मेरे प्यार नहीं कर सकती, तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद रखूँगा कि कोई और आके मुझे उस चेहरे के लिए प्यार करेगा। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि देख बेटा, ये सब कुछ जो तू सोच रहा है ना, ये सिर्फ तेरे दिमाग की उपज है, तो इन चीज़ों के बारे में मत सोच। वो तो मिस्टर लैम्ब को डेरी कहता है, डेरी जो अब यहाँ पर कहता है कि आप नहीं समझोगे अंकल बिकॉज वी डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि नहीं वी आर द सेम, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग सेम है। अब डेरी के दिमाग में कन्फ्यूजन आई कि अंकल हम दोनों सेम है, हम दोनों कैसे सेम है। तो मिस्टर लैम्ब तब उसको बताते हैं, तो लैम्ब बताते हैं, मैं यहाँ लैम्ब लिख देती हूँ और यहाँ डेरी लिख देती हूँ। डेरी को वो कहते हैं कि देख मेरा एक टिन लेग है, इसेज मेरी एक नकली टांग है और तेरा हाफ बर्न्ड फेस है, तो इसेज हम दोनों को प्रॉब्लम है। ही सेज मैं यंग हूँ, मैं ओल्ड हूँ, तू यंग है, ठीक है, मैं सिटिंग हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ और तुम खड़े हुए हो, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। इससे मैं बैठा हुआ हूँ और तुम खड़े हुए हो, तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूँ, ठीक है, तुम्हारा आधा फेस बर्न्ट है और मेरी नकली टांग है, क्या फर्क पड़ता है। तो जब डेरी ने यह सुना कि मिस्टर लैम्ब की भी एक टिन लेग है, तब डेरी के मन में एक सिमिलैरिटी, एक फेमिलियरिटी आ जाती है, बिकॉज डेरी को ये चीज़ रियलाइज होती है कि वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसको एक्चुअली उसके जैसी कोई परेशानी है। ही इज टॉकिंग टू सच अ मैन हु एक्चुअली सफर्स फ्रॉम अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जिन्हें एक्चुअली कुछ हैंडीकैप है, जिस तरीके से डेरी को एक हैंडीकैप है कि उसका हाफ फेस बर्न्ट है, मिस्टर लैम्ब की भी एक टांग नकली है। और फिर वो मिस्टर लैम्ब को बोलता है कि मिस्टर लैम्ब क्या ही फर्क पड़ता है, आप तो अपनी टांग छुपा सकते हो ना, आप तो अपनी टांग हाइड कर सकते हो, मैं अपना चेहरा तो हाइड नहीं कर सकता। तो मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ही सेज लोग भी तो आकर मुझे लेमी लैम्ब के नाम से चढ़ाते हैं। ही सेज लोग मेरे पास आते हैं और मुझे लेमी लैम्ब करके चढ़ाते हैं, ठीक है, इस बच्चे जो हैं वो मुझे लेमी लैम्ब से चढ़ाते हैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं बाहर जाना छोड़ दूँ। तो डेरी कहता है कि अंकल आप बाहर जाना नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे याद है एक बार मैं ऐसे सड़क से जा रहा था और मुझे किसी आंटी ने बोला कि दिस इज द काइंड ऑफ अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो वो कहता है कि एक बार आपको पता है मैं जा रहा था और एक आंटी ने मुझे बोला कि ये तो ऐसा चेहरा है, मैंने किसी को बोलते हुए सुन लिया कि ये तो एक ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो अंकल मुझे ना बहुत बुरा लगा उस चीज़ को सुनकर।
तब मिस्टर लैम ने उसको समझाया कि अच्छा, तो तुम सब कुछ सुनते हो, तुम्हें जो भी इंसान जो भी बात बताता है, क्या तुम हर एक इंसान की हर एक बात सुनते हो? तो यहाँ पर मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि डू यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, जो तुम्हें लोग बोलते हैं तुम सब मान लेते हो क्या? तो बेसिकली यहाँ पर मिस्टर लैम जो थे वो डेरी को ये सिखाना चाहते थे कि व्हेनेवर यू लिसन टू समवन, फिल्टर आउट व्हाट पीपल से। तो बेसिकली वो उनको ये सिखाना चाहते थे कि जो तुम्हारे लिए लोग बोलते हैं उसको फिल्टर आउट कर दो, हर चीज पे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट पे अटेंशन टू एवरीथिंग स्पोकन टू यू, ठीक है, हर चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। डोंट बिलीव एवरीथिंग, हर चीज जो बोलते हैं लोग उसको नहीं सुनना चाहिए। अब यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए मिस्टर लैम्ब उसको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम्ब एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं बता मेरे गार्डन में वहां पे क्या है? तो उसने बोला कि अंकल कुछ नहीं है, सिर्फ वीड्स है। तो वो कहते हैं वीड्स है, तो इसे मैं वहां पर एक वीड गार्डन ग्रो कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों कि एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को मैं फ्लावर बोल दूं और एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को मैं वीड बोल दूं, इसे ऐसा मैं क्यों मानूं कि एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट जो है वो वीड है और एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट जो है वो गार्डन है। He says why should I believe this कि ऐसा होता है, because he says this is not the case। मैं क्यों मानूं कि एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट अनवांटेड है और एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट जो है वो वांटेड है। तो यहाँ पर वो उन्हें लेसन ऑन इक्वालिटी देते हैं कि तुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अब तुम धरती पे आए हो तो तुम बराबर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा फेस कैसा है, वो हाफ बर्नट है या हाफ नॉर्मल है, इट डजेंट रियली मैटर। यू नीड टू बी वेरी नॉर्मल विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड इन योर लाइफ। तो डेरी को भी लगता है कि हाँ यार, मिस्टर लैम्ब उसको सही चीज समझा रहे हैं और मिस्टर लैम्ब जो है उसे एक सही बात बोलते हैं। तो डेरी कहता है कि अंकल आपको पता है कि मुझे ना काफ़ी सैड फील होता है, बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत बारी अपने बारे में बात करते हुए सुना है, व्हेन हर्ड पेरेंट्स टॉकिंग। तो इसे जब मैंने अपने माँ बाप को अपने लिए बात करते हुए सुना है, जब मैं उन्हें बोलते हुए सुनता हूँ कि इसका क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद हिम, इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ हिज लाइफ, ज़िंदगी में क्या करेगा ये। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं कि अच्छा एक बात बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं कि अंकल मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा आधा चेहरा जला हुआ है। तो इसे तेरे पास 2 आंखें हैं, तेरे पास 1 नाक है, 2 कान है, फुली फंक्शनिंग ब्रेन है, 2 हाथ है, 2 पैर है, व्हाट इज दैट यू डोंट हैव? He says what is that you don't have। तो बेसिकली वो जब उसको ये चीज़ बोलते हैं तो वो उसे सिखाते हैं डोंट लेट योर हैंडीकैप कंट्रोल यू। तो वो उसे कहते हैं कि जस्ट बिकॉज भैया तेरा फेस जो है वो खराब हो चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू कुछ कर नहीं सकता, यू आर फुली फंक्शनल ह्यूमन बींग। ही सेज कि तुम्हारा हाफ फेस बर्नड है, दुनिया पूरी है, पीपल हैव अदर थिंग्स टू लुक एट, पीपल आर नेवर गोइंग टू फोकस ऑन योर फेस। इतना ध्यान सिर्फ चेहरे के ऊपर मत दे, थिंक बियॉन्ड दैट, गो बियॉन्ड दैट, सोचो कुछ और। दुनिया जो है वो चेहरे पर आकर नहीं रुकती है, योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ओवर योर फेस, यू हैव टू मूव अहेड ऑफ इट। जिंदगी में आगे सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब डेरी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पर वो उसे पावर ऑफ पर्सपेक्टिव सिखाते हैं, ठीक है। जहाँ पर वो उन्हें क्या सिखाते हैं, वो उसे पावर ऑफ पर्सपेक्टिव सिखाते हैं। वो कहते हैं कि एक बात बता, तुझे बीज की आवाज़ कैसी आ रही है, तुझे बीज की जो साउंड है वो कैसी आ रही है? तो वो कहते हैं लोगों के लिए बीज जो होती है ना वो बज करती हैं। इसे बाकी लोगों का कहना है कि बीज जो है वो बज करती हैं, बीज जो है वो ज़्ज़ करती हैं। इसे लेकिन मेरा मानना ये है फॉर मी, वो कहते हैं लेकिन लैम्ब के लिए, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरे लिए मेरी जो बीज है वो करती हैं। तो इसे मेरे लिए वो म्यूजिक है बीज का, ठीक है। ही सेज मेरे लिए वो साउंड नहीं है, मेरे लिए वो नेगेटिव साउंड नहीं है, मेरे लिए वो बीज का म्यूजिक है। तो इसे वो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ। अगर मैं चीज़ों को नेगेटिव नज़रिए से देखूंगा तो मैं दुनिया को हमेशा नेगेटिव नज़रिए से ही देखता रह जाऊंगा, मैं दुनिया में कभी पॉजिटिव चीज़ों में आ ही नहीं पाऊंगा। आई नेवर बी एबल टू कम टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए अपना पर्सपेक्टिव बदल, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल, चीज़ों को अच्छे से देखेगा तो दुनिया में तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। अब यहाँ पर डेरी मिस्टर लैम्ब को बताता है कि मिस्टर लैम्ब पता है मैंने ना एक बार मेरी एक नोन में थे, उन्होंने ये बोला कि हमारे जैसे लोगों को ना एक साथ रहना चाहिए। मतलब डेफ लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, हाफ फेस बर्नट वाले लोग, जले हुए, मतलब सॉरी फूट हो जाएगा,
जो जिनके बॉडी पे बर्न्ट मार्क्स होते हैं उनके साथ रहेंगे, मतलब जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ रहेंगे। अगर मान लो कोई एसिड विक्टिम है, एसिड बर्न्स का विक्टिम है, तो एसिड बर्न्स विक्टिम साथ में रहेंगे, ठीक है, ब्लाइंड साथ में रहेंगे, डेफ साथ में रहेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये कैसा वर्ल्ड है, ही सेज व्हाट इज दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं चलता कि आप सेम काइंड ऑफ लोगों को साथ रख दो एंड यू नो जस्ट कीप द अदर पीपल डिफरेंट। तो डेरी ने बोला कि यस मैं भी यही बताना चाहता हूँ, और डेरी कहता है कि मेरे आसपास मैंने भी बहुत लोगों को देखा, इवन आई सी दैट पीपल you know who suffer such problems they are even suffering more than us। he says वो लोग तो हमसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं ज़रूर करते हैं। और इसी से मैं तुझे एक बात बताऊं, यहाँ पर मिस्टर लैम जो है वो डेरी को इनएविटेबिलिटी ऑफ डेस्टिनी, वो किस्मत की इनएविटेबिलिटी के ऊपर भी उसको एक लेसन देते हैं। वो उसको सिखाते हैं कि एक इंसिडेंट बताते हैं, वो एक आदमी की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि तुझे पता है कि मेरे यहाँ मैंने एक आदमी को जानता था हु वाज वेरी पैरानॉइड, ठीक है, ही सेज उसे ना छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था, ही यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग अराउंड हिम। ही सेज वो इतना पैरानॉइड था कि वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करता था। ही यूज्ड टू बी स्केयर्ड कि कभी वो सड़क पे जाएगा तो यू नो अ कार इज गोइंग टू हिट हिम, या कोई कचरे के छिलके पे उसका पैर, वो केले के छिलके पे उसका पैर लुढ़क जाएगा और वो गिर के मर जाएगा, उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, कोई उसके पास आकर स्नीज करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो इसे उसको इस तरीके की परेशानी की वजह से उसने अपने आप को लॉक कर लिया था, लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम। उसने ये चीज़ सोची कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं तो मैं मरूंगा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, उसी के घर में उसके सर के ऊपर एक पिक्चर गिर जाती है एंड ही डाइड ऑन स्पॉट, और उसकी मौत जो है वो वहीं पर हो जाती है, और वो आदमी जो है वो ऑन स्पॉट ही मर जाता है। तो बेसिकली डेरी ये कहानी सुनकर बड़ा हंसता है, लेकिन मिस्टर लैम का इस कहानी को सुनाने के पीछे पर्पस ये था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो होना है वो तो होकर रहेगा। कभी कभी तुम अपने एक्शंस से अपनी डेस्टिनी के गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे होते हो, जैसे उस आदमी ने अपने आप को घर में लॉक कर लिया और मरा कैसे घर में। तो बेसिकली वो ये समझाना चाहते थे कि देख तेरी ज़िंदगी में जो लिखा होगा वो तेरी ज़िंदगी में होगा, दैट इज़ द इनएविटेबिलिटी ऑफ योर डेस्टिनी। इफ समथिंग इज प्लान्ड फॉर यू then that thing is going to happen in the way itself and you cannot change that। आप चाह कर भी उस चीज़ को नहीं बदल सकते हो। तो if you cannot change anything then don't try to change it, तो नॉर्मल हो जाओ। अब यहाँ पर डेरी मिस्टर लैम को बोलता है कि यू नो आप बड़ी ना पेक्यूलियर बातें करते हो, आप ना बड़ी स्ट्रेंज बातें करते हो। तो मिस्टर लैम ने बोला कि मैं हूँ ही ऐसा, आई टॉक बड़ी स्ट्रेंज थिंग्स, मैं ऐसी ही स्ट्रेंज बातें करता हूँ, मेरे साथ होता है, मैं ऐसा ही हूँ। तो इसे अगर तुम्हें सुननी है मेरी बात तो सुन लो, और अगर तुम्हें नहीं सुननी है मेरी बात तो तुम मत सुनो, डोंट लिसन टू मी। तो डेरी ने बोला कि अच्छा आप यहाँ करते क्या हो। तो डेरी ने उनसे पूछा कि यू नो व्हाट डू यू डू एवरी डे। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि जैसे अभी यहाँ पर मेरा क्रैब एप्पल्स का सीज़न है, इससे अभी मैं ये क्रैब एप्पल्स जो है इन्हें पेड़ से तोड़ूंगा और फिर ना इनसे जेली बनाऊंगा। तो डेरी कहता है कि अच्छा आप अकेले तोड़ोगे इनको। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं अकेले तोड़ूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो डेरी बोलता है कि अच्छा इफ़ यू ट्रिप एंड फॉल, ही सेज अगर आप ऐसे ट्रिप करके गिर गए, मतलब अगर आपका पैर फिसला और आप गिर गए तो यू विल बी डेड। तो मिस्टर लैम ने बोला कि तो तुम मेरी मदद कराने आ जाओ, वाई डोंट यू हेल्प मी। तो डेरी कहता है कि अच्छा मैं आपकी हेल्प कराऊं। अच्छा यहाँ पर देयर वाज वन मोर थिंग, मिस्टर लैम जो है ना उनके घर में कर्टेंस नहीं थे, याद रखना। मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे घर में कर्टेंस नहीं रखता बिकॉज कर्टेंस जो होते हैं ना बच्चे वो शट थिंग्स आउट कर देते हैं। उनके हिसाब से कर्टेंस जो है वो बाहर की दुनिया को बाहर और घर की दुनिया को घर में रखते हैं। ही सेज और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों से दोस्ती करना। ही सेज एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर मिस्टर लैम यही बताते हैं जब डेरी उन्हें कहता है कि आप किसी को बुलाते क्यों नहीं अपना काम कराने के लिए। तो मिस्टर लैम ने बोला कि तुम आ जाओ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम भी मेरी मदद करा सकते हो। तो मिस्टर लैम ने डेरी ने बोला कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं मतलब, और मैं आपका दोस्त हूँ मतलब। तो मिस्टर लैम ने बोला जो भी मेरे गार्डन में आता है वो मेरा दोस्त बन जाता है। तो डेरी बोलता है कि अच्छा आप तो मुझे आज पहली बार मिले तो मैं आपका दोस्त कैसे बना। तो क्योंकि मिस्टर लैम एक बड़े ही जिंदा दिल इंसान था तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेरे दोस्त बन गए, यू आर माई फ्रेंड नाउ एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ही सेज आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू बिकॉज जो भी मेरे गार्डन में आता है आई ऑलवेज कीप माई गेट्स ओपन, आई हैव नो कर्टेन्स इन माई होम बिकॉज आई डोंट वांट टू शट थिंग्स आउट। ही सेज इसीलिए तुम मेरे गार्डन में आए, तुम मेरे दोस्त हो तो तुम रुक सकते हो मेरे साथ, तुम मेरी मदद करा दो मुझे यहाँ पर क्रैब एप्पल्स तोड़ने में। तो डेरी ने बोला कि अच्छा मैं आपकी मदद करा दूँ, तो चलिए ठीक है मैं एक बार अपनी मम्मा से पूछ के मैं उन्हें बता के आ जाता हूँ कि मैं आपकी मदद कराने आऊँगा। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब उसको एक लाइन बोलते हैं कि नो बडी रिटर्न्स। तो ही सेज तुम अभी बोल तो ये रहे हो कि तुम वापस आ जाओगे। ही सेज लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी बाकी बच्चों जैसे ही हो, तुम भी वापस नहीं आओगे बिकॉज
He says, बहुत बारी लोग मुझे ऐसा प्रॉमिस करके जाते हैं कि वो लोग मेरे पास वापस आएंगे, लेकिन आई ऑलवेज नो कि nobody ever comes back to me. तो डेरी ने उन्हें प्रॉमिस किया दैट ही विल रिटर्न. तो डेरी ने क्या किया, डेरी प्रॉमिस्ड हिम टू रिटर्न. डेरी ने उन्हें बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास पक्का वापस आऊंगा, पक्का पिरामिस में आपके पास वापस आऊंगा. और ये बोलकर डेरी वहां से भाग जाता है अपने घर में बात करने के लिए. While in the meantime, यहाँ पर मिस्टर लैम जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मिस्टर लैम भी बहुत ज़्यादा लोनली थे. ही ऑल्सो वॉन्टेड फ्रेंडशिप्स, ही ऑल्सो वॉन्टेड कंपनी, एंड ही वॉज ऑल्सो डेस्परेट टू हैव समवन इन हिज लाइफ, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं इधर. बिकॉज अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखोगे, तभी मिस्टर लैम कह रहे थे कि मैं अपने घर के कर्टेंस खुले रखता हूँ, दरवाजे खुले रखता हूँ, एनीबडी कैन कम इनसाइड माई हाउस, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लोनली एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड समबडी टू बी देयर विद हिम, ही ऑल्सो वॉन्टेड समबडी टू बी हिज फ्रेंड. इसी की वजह से वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ रहे, somebody should spend some time with me. एंड वो यही कहते हैं कि nobody ever comes back. और लाइन में लास्ट में मिस्टर लैम का एक ही डायलॉग था, nobody ever comes back. तो ही सेज कि कोई भी इंसान जो है वो मेरे पास वापस नहीं आता. और ये बोलकर मिस्टर लैम जो है वो अपने क्रैब एप्पल्स को प्लग करने के लिए चढ़ जाते हैं. ठीक है, क्लाइम्ड द लैडर, और ये बोलकर वो लैडर पे चढ़ जाते हैं टू प्लक एप्पल्स, अपने एप्पल्स तोड़ने के लिए, जली बनाने के लिए. उतने में बच्चे स्टोरी में शुरू हो जाता है सीन 2. और सीन 2 के अंदर हमारा जो डेरी है वो भाग कर घर में जाता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ मिस्टर लैम के पास, और मैं आज का दिन मिस्टर लैम के साथ ही स्पेंड करने वाला हूँ, बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ अ मैन जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है. जो चीज़ आज तक आप नहीं कर पाए वो पर्सपेक्टिव उन्होंने मुझे जीने का दिया है. तो मैं वापस जा रहा हूँ मिस्टर लैम के पास. उसकी मम्मी जो है उन्होंने मिस्टर लैम के बारे में काफ़ी स्ट्रेंज थिंग्स जो है सुनी थी, स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम, कि वो ऐसे हैं वैसे हैं. तो उसकी मम्मी उसे वार्न करती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी. लेकिन डेरी जो है ही रिटालिएट्स. ठीक है, ही रिटालिएट्स, और वो लड़ झगड़ के रिटालिएट्स एंड वेंट अवे, और वापस से वो भागकर मिस्टर लैम के पास आता है. लेकिन जब वो मिस्टर लैम के पास आता है, he saw मिस्टर लैम lying on the ground. वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हैं. ठीक है, ही वॉज ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हैं, और कैसे हैं बच्चे, बिल्कुल मोशनलेस हैं. और उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर लैम जो है वो डेड हो गए हैं. मिस्टर लैम जो है वो ऑलमोस्ट डेड थे, यानी मिस्टर लैम वॉज डेड. अब ऐसा क्या होता है कि मिस्टर लैम डेड हो गए, मिस्टर लैम मर गए? तो बच्चे होता क्या है, जब मिस्टर लैम क्लाइंब करते हैं सीढ़ी, तो वो जो प्रोफेसी थी, वो जो बात बोली थी डेरी ने कि अगर आप गलती से गिर गए और मर गए तो वही सेम चीज़ होती है. तो मिस्टर लैम लॉस्ट बैलेंस. ठीक है, मिस्टर लैम लॉस्ट बैलेंस, जिसकी वजह से उनका बैलेंस आउट होता है. ही फेल एंड स्नैप्ड हिज नेक. गिरते हैं और उनकी गर्दन जो है वो चटक जाती है, और गर्दन जाते ही ऑब्वियसली आपको पता है, एंड ही वॉज, और इसी तरीके से मिस्टर लैम जो है वो मर जाते हैं. और डेरी बहुत रोने लग जाता है, स्टार्टेड टू वीप, कि वो मिस्टर लैम जिन्होंने उसको इतना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया ज़िंदगी जीने का, जिन्होंने उसके मूड को, जिसने उसके नेचर को इतना बदल दिया, वो मिस्टर लैम जो है वो नहीं रहे. ठीक है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मिस्टर लैम जिन्होंने उसे ज़िंदगी जीने का पर्सपेक्टिव दिया, अब वो मर गए. अब यहाँ पर आते हैं बच्चे इसकी समराइजेशन के ऊपर. जो मैसेज है इस प्लॉट का वो ये है कि इंसान के जो स्कार्स होते हैं ना, वो इंसान के पर्सन को चेंज नहीं करते. और हैंडीकैप्स जो हैं, जो भी इंसान ऐसे प्रॉब्लम से फेस करता है, उसे इंडिविजुअल्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए कि भैया वही तुम्हारी सोसाइटी का एक हिस्सा है. With a burned face, डेरी had to face discrimination. अब हमारा डेरी जो था अपने जले हुए चेहरे की वजह से उसे एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से he turned that everyone hated him. जिसकी वजह से उसने ये मान लिया था कि लोग उसे हेट करते हैं उसके चेहरे की वजह से, बिकॉज लोगों ने प्रॉबली उसको बहुत ही वियर्ड रिएक्शंस दिए थे उसके फेस को देखकर. उसके बाद डेरी की मुलाकात होती है मिस्टर लैम से, जो चीज़ों को हाफ फुल पर्सपेक्टिव से देखते हैं. हाफ फुल, जैसे इन दो तरीके के लोग होते हैं ना, हाफ एम्प्टी और हाफ फुल. हमारे पास एक ग्लास आधा भरा हुआ है, मैं या तो उसे आधा भरा हुआ कहूँगी या आधा खाली कहूँगी. तो मैं वो मिस्टर लैम जो थे वो आधा भरा हुआ पर्सपेक्टिव में थे, यानी ही हैड अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक. उनका जो आउटलुक था इस सिचुएशन में वो बहुत ही पॉजिटिव था, वो चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली देखते थे.
ही पॉइंट्स आउट कि किस तरीके से एक ग्रीन प्लांट डिजायरेबल है और दूसरा हम उसे वीड कह देते हैं, वो अनडिजायरेबल है। वो बताते हैं किस तरीके से ये सिर्फ इंसान की खुद की सोच के बारे में है कि आप इक्वालिटी लाओगे तो इक्वालिटी आएगी। किस तरीके से साउंड्स मेड बाय बीज मे बी नॉइज टू समवन एंड म्यूजिक टू अदर्स, जहाँ पर वो उसे पर्सपेक्टिव की पावर सिखाते हैं कि ये सिर्फ तेरा पर्सपेक्टिव है जो तेरे आसपास की लाइफ को तेरे लिए चेंज कर देता है। वो डेरी को ये भी सिखाते हैं कि तू अपने बर्न फेस को एज ए डिसेबिलिटी मत देख, ठीक है, क्योंकि ही सेज मुझे भी तो मेरी 10 लाख के साथ जिंदगी जीनी पड़ती है ना, मैं भी तो अपने 10 लाख के साथ अपनी जिंदगी जी रहा हूं, बट व्हाई आर यू सो सैड अबाउट इट। ओके, तो वो बताते हैं कि डेरी को उन्होंने यही सिखाया कि बेटा तेरा चेहरा अगर जला भी हुआ है तो उससे अपने आप को इतना अफेक्ट जो है वो मत होने दो, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा। आंखों में लाइट लग गई, ठीक है। ही टीचेस डेरी नॉट टू लुक एट हिज बर्न फेस। डेरी को सिखाया गया कि सिर्फ अपने चेहरे पर इतना ध्यान मत दो, ठीक है, बिकॉज इसे मेरी भी तो नकली टांग है, मैंने भी तो कोशिश करी ना अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने की। तो मॉरल बहुत क्लियर है कि लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उन्हें आइसोलेट नहीं करना चाहिए, उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ानी चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। जो अकेलेपन वो जूझ रहे हैं, जो डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट उनकी ज़िंदगी में है, उस चीज़ से उनको बाहर लेकर आओ। तो मिस्टर लैम टेल्स डेरी कि ये सब तुम्हारी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ठीक है, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ठीक है, लाइफ वो है जो तुम अपने आप से खुद बनाते हो, ठीक है, अपनी जिंदगी उस हिसाब से ही जियो जैसे तुम्हें जीनी चाहिए। अ थिंग दैट इज ब्यूटी फॉर वन बाय दैट ब्यूटी नॉट मे बी अ बीस्ट फॉर अदर्स। इसे जो चीज़ तुम्हारे लिए सुंदर है हो सकता है वो किसी के लिए बीस्ट हो। तो इसे सब कुछ पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अब बच्चे ऑन द फेस ऑफ इट जो है इसकी मेन थीम ये है कि अपीयरेंसेस जो होती है ना वो डिसेप्टिव होती हैं। इंसान के जो लुक्स होते हैं ना वो सिर्फ दिखावे के होते हैं, और एंड वी मोस्ट ऑफन वी गो ऑन डीलिंग विद आवर इंप्रेशंस एंड प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स विदाउट केयरिंग टू नो देम एक्चुअली। तो बेसिकली होता क्या है, और ये एक हार्श रियलिटी है हमारी ज़िंदगी की, कि हम किसी भी इंसान को अपने पर्सपेक्टिव से, जो हमने अपने मन में एक पर्सपेक्टिव बना लिया, उसको हम सामने वाले को उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जज करते हैं। हम ये नहीं समझने की कोशिश करते कि एक्चुअली वो इंसान किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या व्हाट आर द कंडीशंस इन हिज लाइफ। हम उसको जानते नहीं है, मगर हम अपना एक इंप्रेशन बना लेते हैं जैसा हमने उसको देखा। मिस्टर लैम फॉर एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड टू बी अ लोनली इसेंट्रिक लेम ओल्ड मैन। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज करे गए हैं। लोनली थे, इसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज थे, थोड़े से लोगों के कहने में वो स्ट्रेंज थे, वो लेम थे यानी वो लंगड़े थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो लोगों ने अलग अलग वर्ड्स उनके लिए यूज करे कि भैया हर इंसान का अपना अलग मानना था जो उनके नेबरहुड में रहते थे। अब लोग जो थे वो मिस्टर लैम को कंसिडर करते थे इसेंट्रिक, भैया पागल। लेकिन क्योंकि डेरी की मदर की कन्वर्सेशन से भी हमें पता लगता है कि पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि बच्चे उनके गार्डन में जाएं, लेकिन किसी की शक्ल से तुम किसी को जज नहीं कर सकते। मिस्टर लैम एक बहुत अच्छे इंसान थे। मिस्टर लैम इन रियलिटी वॉज अ वेरी काइंड, लविंग एंड जेनरस मैन, जो खुद भी चाहते थे कि उनकी कोई कंपनी हो, कोई उनका भी दोस्त हो, कोई उनसे बात करने वाला हो, और जो भी उनके आसपास उनके घर में लोग आते थे उससे और हर चीज़ जो भगवान ने बनाई थी उससे उन्हें प्यार था। वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि वो अकेले थे, तो अपनी जो एक अकेलापन है वो कहीं ना कहीं से तो मिटाएंगे ना। सिमिलरली ऑन द फेस ऑफ इट डेरिक अपीयर्स टू बी अबॉमिनेबल एंड अगली। तो यहाँ पे डेरी जो है उसको देखकर ही कोई भी कहता था कि ही सच अ हेटफुल पर्सनालिटी, कि ये तो कितना अगली सा बच्चा है, क्योंकि इसके चेहरे का एक साइड कंप्लीटली बर्न था। किसी को भी वो पसंद नहीं था, कोई उसे प्यार नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं था। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर पीपल्स हेटफुल स्टेयर। लोग उसको घूरा करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है, उसको देखकर उसको बिलिटल किया करते थे। हर इंसान को उसकी अगलीनेस से डर लगता था, उसके चेहरे से डर लगता था और उसे अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से डेरी का कोई दोस्त नहीं था, इंक्लूडिंग हिज मदर, जो हमेशा उसे उसकी सही साइड ऑफ फेस पे किस करती थी और जो अफेक्टेड साइड था उस पर नहीं। Yet this boy was very tender and sensitive। लेकिन ये बच्चा जो था ये बड़ा ही काइंड हार्टेड बच्चा था और बहुत ही सेंसिटिव था, छोटी छोटी चीज़ों से इसे बहुत बुरा लगता था। एंड जिस तरीके से मिस्टर लैम के मन में एक डीप लॉन्गिंग थी कि कोई उनको प्यार करे, कोई उनका दोस्त बने, वही सेम लॉन्गिंग यहाँ पर डेरी के मन में भी थी। ऑल्दो ही सफर्स फ्रॉम एक्यूट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको अपने आप को लेकर एक कॉम्प्लेक्स था, एंड अ डीप लैक ऑफ सेल्फ रिगार्ड, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक थिंग्स इन हिज स्ट्राइड।
लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रांग तो था कि वो चीज़ों को अपने खुद के मुताबिक, खुद के अनुसार चेंज कर सकता था। उसे बस एक हीलिंग टच की ज़रूरत थी, उसे बस अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसको वो लव, प्यार, अटेंशन दे, जिसकी वजह से वो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सके। डेरी एक खोया हुआ प्राणी था, बेसिकली सिंपल टर्म से बोला जाए, जिसकी लाइफ में बदलाव, जिसकी लाइफ में डायरेक्शन मिस्टर लैम्ब ने दी थी। फॉर्चुनेटली ही वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है एंड ही रियलाइज कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस प्ले के सब थीम बच्चे ये है कि इंसान को एक्चुअल फिजिकल इम्पेयरमेंट से उतना दर्द नहीं होता जितना सेंस ऑफ अलिनिएशन से होता है। तो सिंपल अक्षर में बताया जाए कि इंसान को शारीरिक चोट उतनी नुकसान नहीं देती जितना इंसान को मानसिक गतिविधियां प्रॉब्लम देती हैं। तो वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि इंसान का फिजिकल पेन उतना मैटर नहीं करता। जब इंसान को वो सेंस ऑफ एलिनिएशन होने लगती है, वो अकेलापन महसूस होने लगता है, वो उसको उसकी डिसेबिलिटी से ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, डेरेक जो है वो अपने फेस बर्न से तो उतना शायद पेन नहीं होता होगा, उसको वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि बाकी लोग उसे हेट करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अगली है, from the pain that actually caused him by the acid and the burn scars caused by it. तो बेसिकली वो ज़्यादा मेंटली सफ़र करता है एज कम्पेयर्ड फिजिकली। एक और थीम बच्चे जो इस चैप्टर में दिखाई गई है वो ये है कि स्कार्स जो है वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करते हैं और आपको अपने जो स्कार्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर स्कार्स द वे दे आर। ठीक है, आइए बच्चों अब इस चैप्टर के ऊपर देखते हैं पहला सवाल। वो कहते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला देखो बच्चे और बताओ क्या दिखता है। डेरी ने बोला कुछ नहीं अंकल, बस ग्रास एंड स्टफ, वीड्स दिखते हैं मुझे। तो उसने बोला कि कुछ लोग, मिस्टर लैम्ब ने बोला कि कुछ लोग इन्हें वीड्स बुलाते हैं। इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, तो मेरे लिए वो एक वीड गार्डन है। देयर्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट बट देयर वीड्स। उन्होंने बोला यहाँ पर फ्रूट्स हैं, ट्रीज हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पर सिर्फ वीड्स हैं। इसी तरह मैं वहां पर सिर्फ वीड्स उगाता हूँ। Why is one green growing plant called a weed and another a flower? He says ऐसा क्यों कि एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को मैं वीड बोल दूं, अनवांटेड बोल दूं, और एक को मैं फ्लावर बोल दूं? इसे ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लाइफ है, दोनों उग रही हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? इसे जैसे तुम हो, जैसे मैं हूँ, हम सब तो बराबर हैं। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि हम बराबर हैं, हम तो अंकल बराबर नहीं है, वी आर तो नॉट इक्वल। तो डेरी ने बोला कि नहीं, वी आर द सेम। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा एक हाफ बर्न फेस है, मेरी thin leg है, not important. You are sitting there, you are standing there, I'm sitting here. What's the difference? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम सेम ही तो हैं? अब वो कहते हैं like the play, the given extract is a study in contrast. What does Mr. Lamb seek to do by bringing up distinctions? हमने पैराग्राफ में देखा कि मिस्टर लैम्ब जो है वो ऑपोजिट चीज़ों को शो कर रहे थे। तो ऑपोजिट चीज़ों से वो क्या शो करना चाहते थे? पहला ऑप्शन है टू एक्सप्लेन कि वीड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी वैल्यूड एंड केयर्ड एज मच एज फ्लावर्स, कि वीड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और जितनी इज्जत आप फ्लावर्स की करते हो उतनी वीड्स की भी करनी चाहिए। दूसरा, टू एम्फसाइज दैट डिस्टिंक्शंस आर मेड बाय मैन टू सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस एंड यूजेस, ये डिफरेंसेस जो है वो इंसान खुद बनाता है ताकि वो अपने स्पेसिफिक पर्पसेस और यूजेस उस चीज़ से फुलफिल कर सके। तीसरा, टू हाईलाइट दैट लेबल्स आर आर्बिट्ररी, दिखाना कि भैया आप वीड हो और आप फ्लावर हो ये कंपल्सरी है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमें नहीं दिखाना है। टू रिमाइंड डेरी दैट द डिफरेंस दैट मैटर्स इज द एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस है। वो डेरी को ये दिखाना चाहते हैं कि ओनली डिफरेंस जो मैटर करता है वो ये है कि आपका चीज़ों की तरफ एटीट्यूड क्या है और आपका ज़िंदगी में एक्सपीरियंस क्या है। बच्चे क्लियर ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाकर मिस्टर लैम्ब डेरी को पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ को सिखाना चाहते थे। How would you describe Derry's tone when he says we are not the same? वो कहते हैं अंकल हम तो सेम नहीं है। यहाँ पर बच्चे परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो वो जब मिस्टर लैम्ब से पूछते हैं कि अंकल हम तो सेम नहीं है, तो वो कंफ्यूजन शो करता है अपने कि हम सेम है, अंकल हम कैसे सेम है, बिकॉज अभी तक डेरी को ये नहीं पता था कि मिस्टर लैम्ब की टांग नकली है। लुक एट द गिवन इमेज ऑफ द बुक्स, in which of the following you are not likely to find Mr. Lamb's words? आपको मिस्टर लैम्ब के वर्ड कहाँ पर नहीं मिलेंगे? पहली चैप्टर का नाम है बच्चा लाइफ हैक्स, टॉप टिप्स फॉर बेटर लिविंग। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो यहाँ तो मुझे मिलेगा ही, वीड्स में मुझे नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर भी सेकंड होगा बच्चे उन्हीं ऑप्शंस में से मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों को तो काट दो।
नॉट लाइकली। द आर्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, इंसान बनने की आर्ट, द पावर ऑफ नाउ, और अभी की पावर। तो बच्चे अभी की पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यानी आर्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग वो सिखाना चाहते हैं मैन एंड नेचर। तो वो इंसान को नेचर से भी जुड़ना सिखाएंगे ज़रूर, बिकॉज वो नेचर का ही एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिकॉज यही दोनों चैप्टर्स है, यही दोनों वो बुक्स होंगी जो हम मिस्टर लैम से कनेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने वीड्स का एग्जाम्पल दिया है, वीड्स की स्टडी करने को नहीं बोला है उन्होंने। Which of the following represents Mr. Lamb's analysis of flowers and weeds? यहाँ पर दोनों में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो मिस्टर लैम के एनालिसिस को दिखाता है? कंपैरिजन इज अ एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द सेल्फ। जब आप किसी की चीज के बीच में कंपैरिजन करते हो तो वो एक ऐसी वायलेंस है जो आप अपने ऊपर खुद उठा रहे हो। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, इफ यू हैव अ गार्डन इन योर लाइब्रेरी एवरीथिंग विल बी कंप्लीट। तो ये तो नहीं हो सकता। वंस मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट। सिर्फ पर्सपेक्टिव है सब कुछ। द कॉस्मोस इज विद इन अस, वी आर मेड अप ऑफ स्टार स्टफ। ये भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, और कंपैरिजन इज अ एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द सेल्फ। तो बच्चे हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बिकॉज ऑल्दो ये भी पर्सपेक्टिव है। एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि जब आप चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हो, जब आप गुड और बैड के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हो, तो यू गिव योर सेल्फ दैट एंग्जाइटी, यू गिव योर सेल्फ दैट प्रेशर। तो यू आर एक्चुअली बीइंग वायलेंट टू योर सेल्फ। वो वायलेंस आप खुद के साथ कर रहे हो, वो नुकसान आप खुद के साथ कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे थोड़ा ज़्यादा एप्ट लगता है। आई एम स्टिल ओपन टू डिस्कशन। अगर आप लोग इस ऑप्शन के साथ जाते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्या, बिकॉज इवन आई एम अ बिट कंफ्यूज इन बोथ ऑफ दीज ऑप्शन। पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा प्लॉजिबल ज़्यादा है। अब देखते हैं बच्चे अगला सवाल। सवाल है, व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? मिस्टर लैम ने डेरी की मदद करने का क्यों सोचा? अब देखो बच्चे, आप लोग ये चीज़ समझो कि मिस्टर लैम जो थे वो ऑलरेडी 50-52 हो चुके हैं। ठीक है। अब वो अपनी ज़िंदगी निकाल चुके हैं, लेकिन उन्हें ये दिख रहा है कि डेरी जो है वो एक लॉस्ट कॉज है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि डेरी जो है अगर वो ऐसी ही कंडीशन में रहेगा तो वो और ज़्यादा अपने ही उस मनगढ़ंत कहानियों में खोता जाएगा और परेशान हो जाएगा। तो डेरी को उन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, उसको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देने के लिए लाइफ के अंदर, क्या करने के लिए, उसको लाइफ के अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देने के लिए, उसको ज़िंदगी में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देने के लिए ही मिस्टर लैम ने डिसाइड किया कि डेरी को समझाना चाहिए। तो मिस्टर लैम एंड डेरी वर बोथ द विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। जो चीज़ मिस्टर लैम झेल रहे हैं वही चीज़ डेरी भी झेल रहा है, या किसी ना किसी फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिटी, कुछ कमी थी उनके अंदर। However, unlike डेरी जो बिल्कुल एनडिटर्ड हो गया था अपने ख्यालों की वजह से, मिस्टर लैम जो थे he was full of life. His physical suffering had failed to dampen his spirits. उनकी जो फिजिकल सफरिंग थी वो उनकी जिंदा दिली को ख़त्म नहीं कर पाए। तो मिस्टर लैम ने डेरी को हेल्प किया बिकॉज वो उसके पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि ही स्टिल अ यंग बड, ही स्टिल अ यंग बॉय। तो एक ऐसे बच्चे की ज़िंदगी में जो अभी भी यंग है, जब चेंज लाया जा सकता है, तो वाई नॉट ब्रिंग चेंज इन द बॉयज़ लाइफ। In what sense is the friendship between Mr. Lamb and Derry fruitful? तो जो बच्चे फ्रेंडशिप डेवलप हुई बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी, वो ऑब्वियसली बहुत ही फ्रूटफुल है, बिकॉज मिस्टर लैम्ब का जो अनएंडिंग एंथुजियाज्म है जीने की तरफ, एक जो अनसीजिंग जील है जीने की तरफ, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, इसने डेरी को अपने आउटलुक को चेंज करने में हेल्प किया। बिकॉज डेरी अब तक बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस चल रहा था। इनफैक्ट उसके घर वालों ने भी उसको ऐसा सिंपथाइज करना शुरू कर दिया था। दे वर ऑल्सो सिंपथाइजिंग विद हिम, बट दे वर नॉट हेल्पिंग हिम इन एनीथिंग। अब वही वो जो हेल्प है जो उसे अपने घर से मिलनी चाहिए थी, वही हेल्प उसे मिस्टर लैम से मिल रही थी। डेरी हु वाज जस्ट कैरिंग ऑन an unhappy existence was now able to see some meaning to his life after meeting Mr. Lamb. तो डेरी को एक डायरेक्शन मिल गई थी। डेरी को समझ में आ गया था कि मेरी आंखें ही, मेरा दिमाग ही खराब है जो मैं चीज़ों को अभी भी नेगेटिवली परस्यू कर रहा हूँ। If you were to given a different ending to the story on the face of it, how would you have ended the story? तो देखो बच्चे, अगर हमें मौका मिलता तो हम डेफिनेटली मिस्टर लैम को नहीं मारते, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर लैम और डेरी की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम शायद ये मान सकते हैं, अगर एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव अगर मुझे स्टोरी की एंडिंग को देना होता तो पर्सनली मैं ये करती कि मिस्टर लैम जब गिर रहे होते हैं, गिरने वाले होते, डेरी उस समय आकर उन्हें बचा लेता, तो बेसिकली वो हिसाब बराबर हो जाता कि जिस तरीके से मिस्टर लैम ने डेरी को एक नई जिंदगी दी है, एक नया
पर्सपेक्टिव देकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी है, डेरी उनको बचा कर एक नई ज़िंदगी देता, तो दोनों ने वो एक पे बैक हो जाता डेरी की तरफ से कि यस आपने मेरे लिए किया, मैंने आपके लिए किया, नाउ उनका जो बॉन्ड है वो इनसेपरेबल हो जाता। तो एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट इज़ वेरी सैड, क्योंकि मिस्टर लैम प्रॉबेबली मर गए हैं। इन माय ओपिनियन ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी को इतनी ट्रैजिक एंडिंग नहीं देनी चाहिए थी, बट ये ट्रैजिक एंडिंग जो है ये आपकी लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखाता है कि कभी कभी जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो जाती हैं। इन द एंड डेरी शुड हैव सेव्ड मिस्टर लैम फ्रॉम फॉलिंग by holding the ladder in the last moment. This would have given a message of hope and this would have given a message of being thankful and grateful to the other person. और मिस्टर लैम जो इस चीज़ की उम्मीद में थे जब डेरी वहाँ से निकला, that डेरी came back, got to know that डेरी came back, ताकि उनको भी पता लगे कि अब तक जिन बच्चों ने बोला कि वो वापस आएंगे लेकिन कोई नहीं आया, मगर डेरी ऐसा पहला बच्चा था जिसने मिस्टर लैम को प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा और ये बच्चा जो है ये वापस आएगा। Now this is the last question. We'll be leaving more questions for you. Mr. Lamb was okay. What qualities of Mr. Lamb attracted Derry to him? ऐसा क्या था मिस्टर लैम्ब में जिसने डेरी के मन को बदल दिया? तो मिस्टर लैम्ब was a person full of life. सैडनेस और नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं थी उनकी ज़िंदगी में। उनकी फिजिकल इम्पेयरमेंट और लोगों की ह्यूमिलिएशन का उन पर कोई असर नहीं था। इट फेल्ड टू डैम्पन हिज स्पिरिट, मतलब ही वॉज अ पॉजिटिव पर्सन। ही रेडिएटेड पॉजिटिविटी। उनके अंदर से वैसे झलकती थी पॉजिटिविटी, इतने अच्छे वो इंसान थे, भले ही अकेले थे लेकिन बहुत अच्छे थे। इस अनडाइंग ऑप्टिमिज्म, उनके अंदर वो जो अनडाइंग पॉजिटिविटी थी और बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड जो था डेरी की तरफ। पहली बार डेरी ने वो सेंस ऑफ अलिनिएशन फील नहीं करी थी, उसने ये फील नहीं किया था कि लोग उसको अलग अलग कर रहे हैं। डेरी के लिए मिस्टर लैम्ब जो थे वो इसी तरीके से उसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हैं, दैट ही इज़ द वन जिसने उनके मूड को बदल के रखा है। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ बातें जानना पहले बहुत ज़रूरी है बच्चे। जब भी आप बात करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को दिमाग में रखना है। उन चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो चांसेस कम है कि पेपर में गलतियाँ करोगे, ठीक है। अब आ जाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहली बात तो बच्चे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के पेपर में 22 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को 12 + 10 मार्क्स इस तरीके से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे होते हैं पहले ये देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं, एक क्लास में और एक एज अ होमवर्क वाला अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी पेपर में सवाल आता है तो पहला पैसेज या तो बच्चे कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज जिसके अंदर आप लोगों को कोई इंटरप्रिटेशन दे दिया, कोई टेक्स्ट को समझाने का दे दिया, कोई ओपिनियन दे दिए, ऐसे सवाल दिए जाएंगे। सेकंड बच्चे, पहले ही पैसेज के अंदर आप लोगों को कोई लिटरेरी पैसेज भी आ सकता है जिसके अंदर आप लोगों को कोई स्टोरी दे दी एक्सप्लेन करने के लिए, कोई इंसिडेंट दे दिया, कोई एनेक्डोट दे दिया समझाने के लिए। तो बच्चे ये वाले जो पैसेज होते हैं ना, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, याद रखना, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो थोड़ी सी मीडियम टू हार्ड होती है। यानी इन पैसेज को समझना कभी कभी हमारे लिए थोड़ा मीडियम टू हार्ड हो जाता है, लेकिन इनके ऊपर जो बच्चे क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े से इजी टू मीडियम में रेंज करते हैं। फाइल ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करती हूँ बच्चे मेरे दूसरे पैसेज की, यानी मेरा सेकंड पैसेज जो सीधा आता है केस बेस्ड पैसेज, 10 नंबर का मेरे पेपर में इसके अंदर से सवाल आता है, ठीक है, ये 10 मार्क्स का मेरे पेपर में आता है। इसके बच्चे जो पैसेज होता है ना वो तो एकदम मक्खन है, ठीक है, पैसेज है इजी, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टफ होते हैं। क्यों इसके क्वेश्चंस टफ होते हैं? क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस ना इसके अंदर थोड़े से मीडियम से लेकर हार्ड तक जाते हैं। क्यों जाते हैं हार्ड तक? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो आंसर होते हैं ना वो थोड़े से इंटरप्रिटेशन बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े से आंसर इंटरप्रिटेशन बेस्ड होते हैं। आपको आंसर बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है पैसेज को, ढूंढना पड़ता है कि करना कैसे है। पेपर में किस तरीके के सवाल बच्चे पूछे जा सकते हैं? देखिए, जो मार्क्स होंगे बच्चे वो या तो आपके पेपर में आएगा 1 मार्क का या 2 मार्क के सवाल। इन दोनों में से ही मार्क्स इन दोनों के ही मार्क्स में से क्वेश्चन आता है, या तो 1 मार्क का सवाल होगा या 2 मार्क का सवाल होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 मार्कर्स के अंदर, तो या तो बच्चे आप लोगों को दे दिया जाएगा शॉर्ट आंसर लिखने के लिए,
ठीक है, शॉर्ट आंसर लिखने को दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को असर्शन रीजनिंग आ सकता है। क्या आ सकता है? आप लोगों को असर्शन रीजनिंग का सवाल आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल आ सकता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बच्चे एनालॉजी बेस्ड सवाल आ सकता है। ये एनालॉजी बेस्ड सवाल जो होते हैं ना, ये आप लोगों के बेसिकली वोकैबलरी में पूछे जाते हैं। एनालॉजी में अगर ऐसा होता है, अगर ए इज इक्वल टू बी तो फिर सी का बताओ डी के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर आप ए से बी का रिलेशन पहचान जाते हो, ये इसका एंटोनिम है, इसका सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है, तो वही सेम रिलेशनशिप यहाँ पर भी एस्टैब्लिश होगा। ये पूरा दिया जाता है और इसमें एक वर्ड मिसिंग कर देते हैं और बोलते हैं कि पैसेज से इसको ढूंढो। ठीक है, ये वोकैबलरी का सवाल आता है। वोकैब में बच्चे आप लोगों को या तो एंटोनिम ढूंढने का सवाल आता है या फिर आता है आपको सिनोनिम ढूंढने का सवाल। अब दिमाग में सवाल हमारे ये आता है कि मैम हम ये एंटोनिम सिनोनिम ढूंढेंगे कैसे? तो बच्चे याद रखना कि इनके ना आपको क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढने हैं। अगर तो ऐसा हो सकता है कि आपको मीनिंग आता ही हो, बहुत अच्छी बात है। मान लो बच्चे अगर आपको इनके मीनिंग नहीं आते हैं तो आपको पेपर के अंदर इनका क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना होगा। मान लो मैं अगर आपको एक वर्ड लिख के दे देती हूँ, शीना नेटल्ड मीरा, सेंटेंस दे दिया, शीना नेटल्ड मीरा। नेटल्ड का मतलब क्या है भैया? व्हाट यू मीन बाय नेटल्ड? हमें तो पता ही नहीं मैम, वर्ड का मतलब क्या है। बच्चे नेटल करने का मतलब होता है किसी को भी अनॉय करना, किसी को भी परेशान कर देना। मीरा एंड शी रन अवे, सो मीरा रन अवे। ठीक है, तो इसलिए मीरा जो है वो सो मीरा रैन अवे, तो इसलिए मीरा भाग गई। अब मेरे को क्या बताना है? नेटल्ड वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, तो मैं पहचानने की कोशिश करूंगी कि हाँ यार ये क्या क्लोजेस्ट मीनिंग हो सकता है। और इसका क्लोजेस्ट मीनिंग देख कर ही मैंने पहचाना कि यार अच्छा नेटल कुछ ऐसा वर्ड दे रहे हैं तो शायद से कोई चीज़ तो थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो नहीं दे रहे या नेगेटिव एस्पेक्ट में तो नहीं दे रहे। तो बच्चे यहाँ पे नेटल करने का मतलब होता है किसी भी इंसान को अनॉय कर देना। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने रियल वर्ड के जो आसपास के मीनिंग है वो ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, पैसेज अटेम्प्ट कैसे करते हैं? पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना है? देखो भैया, पैसेज में याद रखना आपका पैरा वन और लास्ट पैरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्यों है ये? बिकॉज सबसे ज्यादा सवालों के आंसर इन्हीं में निकलते हैं। याद रखना कि आंसर जो जाते हैं ना बच्चे, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि आपका पहला सवाल है तो उसका आंसर या तो पहले पैराग्राफ में होगा या लास्ट पैराग्राफ में होगा, ये तो याद रखना। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में नीचे आते जाओगे पैराग्राफ्स के अंदर, उतने उतने क्वेश्चन के अंदर वो नीचे आंसर आता जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर ढूंढने कैसे हैं? मतलब एक सवाल आता है कि मैम पहले पैसेज पढ़े या पहले क्वेश्चन पढ़े, तो बच्चे मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन की रीडिंग सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, और ये नहीं कि सारे क्वेश्चन पढ़ लिए फिर पैसेज पढ़ा, नहीं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन 1 रीड किया, पैसेज में आ जाओ। अब यहां से आपको एक कीवर्ड उठाना है। क्या करना है? आपको एक कीवर्ड उठाना है कि ये इस आंसर का कीवर्ड है। उस कीवर्ड को उठाओ, पैसेज में आओ और पैसेज में आकर उस कीवर्ड को ढूंढो। ठीक है, क्या करो? उस कीवर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन के सही आंसर को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो। अब जैसे मैं तुम लोगों को पैसेज दिखाऊं, पैसेज यहां से शुरू हो रहा है बच्चे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से ये लो यहाँ तक 6 तक है। अब यहाँ पे पैराग्राफ है, लेकिन इतना लंबा पैराग्राफ मैं पढ़ूँ, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर आऊँ। ये देखो क्वेश्चंस, इनके आंसर अभी मैंने छुपा रखे हैं, अभी तुम्हें दिखाऊंगी। ये तुम्हारा होमवर्क होगा एक पैसेज। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से मैं देखती जा रही हूँ कि भैया पैसेज ही पैसेज है और इसको ढूंढने हैं मुझे आंसर। अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले सबसे पहला सवाल पढ़ लूँगी। मैंने सबसे पहला सवाल पढ़ना है। ध्यान से देखो पहला सवाल कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। पहला सवाल जो है बच्चे वो 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है तुमसे, तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो भी 2 मार्क्स के हिसाब से होगा, आंसर थोड़ा बड़ा होगा। तो सवाल देखो लिखा है, व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टू सर्च फॉर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। वो पूछते हैं ऐसा क्या हुआ कि जिसने
ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने एंटी माइक्रोबियल एजेंट को ढूंढना शुरू किया। मैंने सवाल पढ़ लिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं वापस जाऊंगी पैसेज के पैराग्राफ 1 में, और पैराग्राफ 1 में अब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी कि भैया क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि मुझे कोशिश है कि आंसर पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा। पढ़ो। The Scottish bacteriologist Dr. Alexander Fleming is credited with the discovery of penicillin in London in 1928। पहली लाइन से समझ आया कि स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो थे, बैक्टीरिया को स्टडी करने वाले डॉक्टर, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था 1928 में। He had been working at St. Mary Hospital on bacteriology of septic wounds। वो क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे सेंट मैरी हॉस्पिटल में बैक्टीरियोलॉजी के डिपार्टमेंट में ऑन सेप्टिक वुंड्स। बेसिकली सेप्टिक होता है बैक्टीरिया से जो कॉज हो जाता है, बैक्टीरिया से कॉज होने वाले इन्फेक्शन जिसे सेप्टिक कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। एज अ मेडिक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, बेसिकली एज अ मेडिकल साइंटिस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, उन्होंने बहुत सारे वुंडेड सोल्जर्स की डेथ देखी थी फ्रॉम इन्फेक्शन, एंड ही हैड ऑब्जर्व्ड दैट द यूज ऑफ हार्श एंटीसेप्टिक रादर देन हीलिंग द बॉडी एक्चुअली हार्म द ब्लड कॉर्पस्यूल्स दैट डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया। और उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने ये सर्च किया कि जब वो मेडिकल बहुत सारे वुंडेड सोल्जर्स को देखते थे तो वो ये नोटिस करते थे कि जब उनके ऊपर आप लोग हार्श एंटीसेप्टिक्स लगाते हो, उनको इंजेक्शंस देते हो, तो वो बॉडी को हील नहीं करते, रादर वो क्या करते हैं, वो उनके ब्लड स्ट्रीम के कॉर्पस्यूल्स को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, है ना। तो इन द सर्च ऑफ हिज इफेक्टिव माइक्रोबियल एजेंट्स, फ्लेमिंग was cultivating Staphylococcus bacteria in petri dishes containing agar-1। तो यानी हमें ये पता लगता है अपनी इफेक्टिव, अब उन्होंने क्या किया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ढूंढने शुरू करे। क्यों? बिकॉज उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हो रही है हार्श एंटीसेप्टिक्स यूज करने की वजह से। और अब मेरा सवाल देखो, सवाल क्या था, सवाल था कि ऐसा क्या हुआ था, किस चीज़ ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को प्रॉम्प्ट किया था, फोर्स किया था या मजबूर किया था कि वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट ढूंढे। तो हमें आंसर मिल गया कि उस समय पर बहुत सारे लोग जो थे वो मर रहे थे डेथ वुंड्स की वजह से, बिकॉज जो एंटीसेप्टिक्स थी वो उनकी बॉडी को फेवर ना करने के बजाय हार्म कर रही थी। तो आंसर मैं कैसा बनाऊंगी, आंसर मैं बनाऊंगी ऐसा। बात किसकी हो रही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हो रही है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 बहुत सारे वुंडेड सोल्जर्स जो हैं वो मर गए हैं ड्यू टू सेप्टिक वुंड्स रिजल्टिंग इन इनक्योरेबल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इनक्योरेबल इन्फेक्शन हो गया था। और जो यूज़ था हार्श एंटीसेप्टिक्स का, वो हील करने के बजाय बॉडी को एक्चुअली उनके ब्लड कॉर्पस्यूल्स को हार्म कर रहा था, जो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो इसीलिए उनको रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनाना पड़ेगा जो बाकी इन डेड सेल्स को शरीर से मारने में हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा और पहले पैराग्राफ से आंसर मिल गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मोल्ड ग्रोइंग ऑन द कल्चर प्लेट्स इन फ्लेमिंग्स लैब। ये 1 मार्क का सवाल है कि वो मोल्ड जो हमारे फ्लेमिंग की लैब में उग रहे थे या बना रहे थे, जिन मोल्ड्स को वो ग्रो कर रहे थे, हैड पोटेंशियल टू किल द स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। सेकेंड, had the potential to cultivate Staphylococcus bacteria, had no influence on any bacteria या had nothing to do with penicillin। चारों ऑप्शन पढ़ लिया, अब मैं पैराग्राफ में फिर से आ जाऊंगी। अब हमने पढ़ा अपनी रिसर्च फॉर एंटी माइक्रोबियल एजेंट फ्लेमिंग कल्टीवेट कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पेट्री डिशेस में। पेट्री डिशेस पता कैसे होती हैं, आप लोगों ने वो देखी होंगी ना, ऐसी पतली सी डिशेस जो होती हैं, इस तरीके की डिशेस जिसके अंदर वो लोग फिर अपना केमिकल रख देते हैं। साइंस की बुक में भी बनी हुई है पेट्री डिशेस, जिसमें एगार-1 करके कोई केमिकल था, आई डोंट नो व्हाट द सब्सटेंसेस, वो पड़ा हुआ था, उसके अंदर वो स्टेफिलोकोकस को ग्रो कर रहे थे। बिफोर गोइंग ऑन अ हॉलीडे इन समर ऑफ 1928। देखिए अब ये ना बच्चे लिटररी पैसेज है, बिकॉज ये आपको एक स्टोरी सुना रहा है। Before going on the holiday in summer of 1928, he piled up the agar plates to make room for someone else। उन्होंने क्या किया, अपनी agar plates को एक के ऊपर एक रख के कोने में कर दिया, because उनका जो वर्क बेंच था वो कोई और यूज करने वाला है in his absence, and left the windows open। और वो सारे के सारे जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया थे उनको एक के ऊपर एक उनकी डिशेस रखी और वो चले गए विंडो खोल के।
जब वो आए आफ्टर 2 weeks लेटर ही नोटिस द मोल्ड ग्रोइंग ऑन दोज कल्चर प्लेट्स, यानी हमें मोल्ड मिल गया कि चलो मोल्ड का पॉइंट मिल गया। उन्होंने देखा कि मोल्ड जो है वो ग्रो कर रहे हैं कल्चर प्लेट्स के ऊपर, दैट हैड नॉट बीन फुली इमर्स्ड इन स्टेरिलाइजिंग एजेंट। अब जो स्टेरिलाइजिंग एजेंट में उनको प्रोटेक्ट करने वाली जो केमिकल था जो पूरे के तरीके से उसमें नहीं डूबे हुए थे, उनके ऊपर कुछ मोल्ड, कुछ उल्ली, कुछ फंगस लगी हुई थी। दैट वॉज नॉट एन अनयूजल फिनोमिना। ये कोई आज से नई बात नहीं है कि आप बाहर ऐसे खुली चीज में फंगी लग गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्ट इन दैट केस द पर्टिकुलर मोल्ड सीम टू हैव किल्ड द स्टेफिलोकोकस ऑरस। ये देखा गया कि वो जो मोल्ड उस पर लगा हुआ था उसने क्या किया है, उसने स्टेफिलोकोकस ऑरस को किल कर दिया था इमिजिएटली सराउंडिंग इट। जो भी उसके आसपास का बैक्टीरिया था उस मोल्ड से वो बैक्टीरिया मरा हुआ था। ही रियलाइज्ड कि ये मोल्ड में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है कि ये कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें आंसर भी मिल गया, बड़ा आसान है कि हमारा वो जो मोल्ड था उसमें इस चीज़ की पावर है कि वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को मार सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऐसे आंसर ढूंढते चलने हैं। अगला सवाल देखो, identify the option similar word in the meaning that is given of non toxic in paragraph 3। paragraph 3 पढ़ो और बताओ non toxic। non toxic से adulteration सिमिलर मीनिंग, नॉन टॉक्सिक, जो चीज नॉन टॉक्सिक है, अडल्टरेशन, पोल्यूशन, डिटॉक्सिफिकेशन है, नॉन पॉइजनस। सिमिलर मीनिंग का वर्ड निकालना है नॉन टॉक्सिक से। चलो देखते हैं क्या लिखा है, वर्ड ही ढूंढ लेंगे। A Fleming consulted a mycologist called C.J. Latouche, who occupied a laboratory downstairs containing many mold specimens। तो क्या किया हमारे फ्लेमिंग ने, कंसल्ट किया एक माइकोलॉजिस्ट को जिनका नाम था C.J. Latouche, जिनके पास बहुत सारे मोल्ड पड़े हुए थे, पॉसिबली वो वाला मोल्ड भी जो उनके सामान के ऊपर, जो उनके उस पेट्री डिशेस के ऊपर आ गया था। एंड दे कंक्लूडेड इट वाज पेनिसिलम जीनस, और उन्होंने कंक्लूड किया कि वो पेनिसिलम जीनस था ऑफ एस्कोमाइटोस फंगी। बड़ा ही अजीब नाम है पर बोल दिया, कोई नहीं। फ्लेमिंग continued to experiment with the mold on other pathogenic bacteria। फ्लेमिंगो कह रही हूँ, फ्लेमिंग ने क्या किया, उसके बाद उस मोल्ड को बाकी बैक्टीरियाज पर भी चेक किया, फाइंडिंग इट वाज सक्सेसफुल इन किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ देम। उन्होंने नोटिस किया कि वो जो था वो और बहुत सारे लार्ज बैक्टीरियाज को मार पा रहा था। इंपॉर्टेंटली इट वाज अ नॉन टॉक्सिक, तो वो नॉन टॉक्सिक था। तो बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि वो नॉन टॉक्सिक है। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ना क्यों जरूरी था, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग निकालने के लिए कि यहाँ पर ये किस सेंस में लगाया गया है। तो यहाँ पर बच्चे ये सेंस में लगाया गया है ऑफ नॉन पॉइजनस, कि वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं था। So here was the bacteria destroying agent that could be used as an antiseptic in the wounds without damaging the human body। तो इस तरीके से वो पहचान पाए कि हम एक बैक्टीरिया को, हम एक ऐसा एजेंट यूज कर सकते हैं जो हमारी एज एन एंटीसेप्टिक, जो सेप्टिक भी कॉज नहीं करेगा और हमारी बॉडी को हार्म होने से भी बचाएगा। तो यहाँ पर बच्चे मैं मान के चलती हूँ कि इधर वर्ड जो हो सकता है वो नॉन पॉइजनस हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, कि वो नॉन पॉइजनस है, यानी उससे आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। Two characteristics of mold which Fleming observed। फ्लेमिंग ने जो मोल्ड देखा उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहली चीज तो बच्चे वो नॉन टॉक्सिक था, ठीक है, पहली बात वो नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन बॉडी। और दूसरा आप उसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हो, एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरियल वुंड्स। उसको आप किसके लिए यूज कर सकते हो, उसको आप बैक्टीरियल वुंड्स के लिए यूज कर सकते हो। अब देख लो उसी पैराग्राफ में से आपको आंसर मिल चुका है, देख लो। उन्होंने ये नोटिस किया कि पहली बात तो उसने बहुत लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को मार दिया, वो नॉन टॉक्सिक था, वो एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्ट्रॉइंग एजेंट था जिसको आप एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज कर सकते हो, जो आपकी ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान नहीं देगा। तो आपको पैराग्राफ बनाकर इस आंसर को लिखना है। देखो 2 मार्क्स का ये आंसर था, इस तरीके से आपके आंसर्स फॉर्म होंगे। अभी चौथे क्वेश्चन पर आते आते आपने बहुत सारे नंबर बटोर लिए होंगे। अब वो कहते हैं द कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद रेलेवेंट आइडिया फ्रॉम पैराग्राफ 3। अब देखो अगला आंसर भी आपका पैराग्राफ 3 में से ही है। दैट हार्डवर्क समटाइम्स रिजल्ट इन अ सेटबैक इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि कभी कभी हमारा हार्डवर्क जो है वो हमें सेटबैक दे देता है, यानी कभी कभी वो हमें रोक देता है आगे बढ़ने से। वो हमें कैसे क्लियर था, क्योंकि ओके पैराग्राफ 3 पे हमें वापस आना पड़ेगा, एक बार ये हमने पढ़ा नहीं है।
यहाँ आ जाओ, ये खत्म नहीं हुआ। However, वो कहते हैं he was unsuccessful in the attempt to isolate the active antibacterial element। लेकिन फ्लेमिंग जो थे वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उस एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट को फेमस करने में, क्योंकि विच ही कॉल्ड पेनिसिलिन, बिकॉज 1929 में उन्होंने एक पूरा पेपर लिखा और उसे पब्लिश किया ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में। लेकिन ऑब्वियसली उस चीज़ का उस समय पर दैट थिंग नेवर गेन्ड इंटरेस्ट टू एनीबडी। तो यहाँ पर हमें वो आंसर मिल जाता है कि ज़िंदगी में बहुत बारी ऐसे मौके आते हैं कि आपके हार्डवर्क के ऊपर आपको सेटबैक मिलता है, क्योंकि जो पेपर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पे लिखा, जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में पब्लिश किया गया, उसने किसी के भी मन में कोई इंटरेस्ट उस समय पर नहीं जगाया। द अनट्रीटेड डाइड while those injected with penicillin survived refers to soldiers who fought in World War I, ऑक्सफोर्ड पुलिस ऑफिसर एंड पीपल लाइक हिम, माइस या केमिस्ट्स। तो इसके लिए अब हमें अगला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि वो लोग जो अनट्रीटेड थे वो मर गए, जिनको इंजेक्ट किया पेनिसिलिन वो सरवाइव कर गए। ये किसके लिए यूज किया गया? आ जाओ पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर से एक बार। In 1938, Dr. Howard Florey, a professor of pathology at Oxford University, came across Fleming's paper। तो अगले 9 साल बाद ये पेपर किसी के हाथ लगता है। अपने कलीग्स के कोलैबोरेशन डॉक्टर अर्नेस्ट चेन और बाकी स्किल्ड केमिस्ट के साथ उन्होंने प्रोड्यूस किया एक यूजेबल ड्रग। और सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो था ये माइस के ऊपर किया गया, इन्फेक्टेड विथ स्ट्रेप्टोकोकस, नॉट स्टेफिलोकोकस बट स्ट्रेप्टोकोकस, जो उसका ये सब जीन आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया था। Those untreated died while those injected with penicillin survived। अब यहाँ पर देखो ये किसके ऊपर बात करी जा रही है? ये बात की जा रही है हमारे चूहों के ऊपर। तो हमें आंसर मिल गया, कौन रह गया और कौन मर गया? तो बच्चे माइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चूहे जो जिन पे ट्रीट किया गया वो जिंदा रह गए, जिनको नहीं किया वो मर गए। It was a mammoth task to produce penicillin drug initially। वो कहते हैं why was it a mammoth task? mammoth task का मतलब होता है mammoth, जैसे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे ना, ओए होए। तो ये ग्रेट टास्क था बच्चे, ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। क्यों? उस समय पे ये एक बड़ा टास्क क्यों था पेनिसिलिन ड्रग को बनाना? अब आगे पढ़ेंगे इसके सवाल को। इट वॉज टाइम टू टेस्ट द ड्रग्स ऑन ह्यूमन। वो कहते हैं अब मौका आ गया था कि ह्यूमन्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया जाए, बट दे कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे क्योंकि 2000 लीटर्स ऑफ मोल्ड लगता, कल्चरल फ्लूइड लगता, सिर्फ इतना पेनिसिलिन बनाने के लिए कि एक सिंगल पेशेंट की ट्रीटमेंट हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क इसीलिए था बिकॉज यू नीड 2000 लीटर्स ऑफ मोल्ड फ्लूइड लिक्विड, ताकि आप एक इंसान के जितना पेनिसिलिन ट्रीटमेंट के लिए बना सको, क्योंकि इट टुक 2000 लीटर्स ऑफ मोल्ड कल्चर फ्लूइड टू एक्वायर इनफ पेनिसिलिन टू ट्रीट अ सिंगल पेशेंट। तो उस समय पे प्रैक्टिकली ये चीज़ इम्पॉसिबल हो गई थी। समझ में आया? अनदर क्वेश्चन, which instance in the passage makes it evident that shortage of penicillin resulted in fatality? ऐसा कौन सा इंसिडेंट है पैसेज में जो ये आपको क्लियर करता है कि जब हमारे पास शॉर्टेज थी पेनिसिलिन की तो उससे फेटिलिटी हुई, यानी उससे कैजुअलिटी हुई, यानी उससे डेथ हुई। ठीक है, उससे हमें नुकसान फेस करना पड़ा। वो आपको कैसे पता लगता है? पैराग्राफ पे वापस आ जाओ, पैराग्राफ पढ़ो, देखो बहुत आसान पैराग्राफ है। आइट्स का पैराग्राफ है, ये आइट्स में आया है। द सोर्स इज ब्रिटिश काउंसिल, आइट्स का पेपर का सवाल है ये। अब वो कहते हैं फर्स्ट केस आया था 1940 में, जब एक ऑक्सफोर्ड पुलिस ऑफिसर जो वाज नियर डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय बोथ स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई रैलीड आफ्टर 5 days ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, बट व्हेन द सप्लाई ऑफ पेनिसिलिन रैन आउट ही इवेंचुअली डाइड। कि जब 5 दिनों बाद हमारी पेनिसिलिन की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, वो मर जाते हैं। अब आगे भी एक बार पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल था जहां पर पेनिसिलिन ना होने की वजह से इंसान मर गया? तो एक एग्जाम्पल तो हमारे पास ऑक्सफोर्ड पुलिस ऑफिसर का है, एक बार एक आगे भी है, वो भी देख लो। The standardization and large-scale production of penicillin drug during World War II and availability for treating wounded soldiers undoubtedly saved many lives। वो कहते हैं उस समय तक आते आते एक स्टैंडर्डाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो चुकी थी पेनिसिलिन की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचा ली गई। पेनिसिलिन बहुत इफेक्टिव प्रूव हुआ इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोकॉकल निमोनिया। ठीक है, न्यूमोकॉकल निमोनिया करके एक प्रॉब्लम थी, उसको ट्रीट करने में हेल्प किया गया। डेथ रेट जो था वर्ल्ड वॉर 2 में वो सिर्फ 1% था एज कंपेयर टू 18% इन वर्ल्ड वॉर 1। यानी यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं इन दोनों केसेस के अंदर
कि वर्ल्ड वॉर 1 में जब ये यूज किया गया था हमारा पेंसिलिन, तो उस समय पे लोग कम मरे। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर वाला केस ही जाएगा कि जो डेथ हुई थी हमारे पुलिस ऑफिसर की, हु वाज इन्फेक्टेड बाय बोथ स्टेफिलोकोका एंड स्ट्रेप्टोकोका बैक्टीरिया, वो ये चीज दिखाता है कि शॉर्टेज ऑफ पेंसिलिन जो है वो एक्चुअली डेथ कॉज कर सकती है। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैज पेंसिलिन प्रूव्ड इट्स वर्थ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। 40 वर्ड में ये आंसर लिखना है कि पेंसिलिन ने अपनी जगह कैसे बनाई है। तो अब आ जाओ, इट हैज प्रूव्ड इट्स वर्थ इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस सच एज ट्यूबरोक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया एंड सेवरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिंपल, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट आंसर मिल गया, टेप देना। फिर भी एक बार लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, बिकॉज इतना आए हो तो इतना भी पढ़ ही लो। फ्लेमिंग को हमेशा से एक्नॉलेज किया गया है कि उन्होंने डिस्कवरी करी है पेंसिलिन की, लेकिन एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ अ कमर्शियल पेंसिलिन ड्रग जो है वो केमिकल साइंटिस्ट जैसे फ्लोरी और चेन, इनकी वजह से हुई है, जिन्होंने एक डिफिकल्टीज को ओवरकम किया इस ड्रग को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने पढ़ लिया, हमें आंसर भी पता है इसका क्या है, कि बहुत सारे डिजीजेस जो हैं हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेस, अब उनकी ट्रीटमेंट हो पा रही है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जस्ट ट्यूबरोक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया एंड सेवरल अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये फायदा होता है बच्चे, अगर क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए और उसके बाद पैसेज को पढ़ा जाए, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर्स जो हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क छोड़ा है। ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं क्या क्या परसेंटेजेस लिखी हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चे, तो यहाँ पर आप एक बार इस सवाल को सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी अगली क्लास में इसके आंसर्स के साथ, या फिर मैं इसके समरी नोट्स में इसके आंसर्स डलवा दूंगी। ठीक है, ईदर ऑफ द टू, मैं कोशिश करूंगी इसके समरी नोट्स में ही आंसर डलवा दूँ, ताकि आप लोग एक बार अपने आंसर्स को इसके साथ मैच कर सको। और इसी के साथ बच्चे हमारी आज की क्लास यहीं पर हो जाती है खत्म, और मैं निहारिका अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड बोथ द टॉपिक्स। अगर आप लोगों को बच्चे कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर अपने डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास, दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीक। आई ट्राई टू फिनिश ऑल द 4 टॉपिक्स, मेरे 4 लेक्चर्स और बचते हैं। आई ट्राई टू फिनिश ऑल द 4 लेक्चर्स इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, ताकि हम लोग नेक्स्ट उससे अगले वीक में लेकर जाएं ही नहीं। यू विल गेट मोर टाइम टू गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।